मैं डॉक्टर सैफुद्दीन, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, गोमती नगर। आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जो एक बहुत कॉमन कंडीशन है। लगभग 1 से 18% ऑल ओवर वर्ल्ड वेरियस कंट्रीज़ में लोग इससे अफेक्टेड हैं। बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इस बीमारी से अफेक्टेड है। अस्थमा में ये वर्ड ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब होता है पैंटिंग। पैंटिंग मतलब हाफना। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी सांस की नलियों में सिकुड़न आने लगती है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है और ट्रिगर्ड कफिंग होने लगती है। सिम्टम्स इसमें माइल्ड टू वेरी सीवियर होते हैं। कुछ लोग की नॉर्मल एक्टिविटीज़ अफेक्टेड होने से लाइफ थ्रेटनिंग तक अस्थमा अटैक्स होते हैं। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो हम इसको पहचानना बड़ा आसान है। अगर किसी को सांस में लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस फूल रही है, सीटी ऐसी आवाज़ आ रही है सांस लेने में, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, जकड़न हो रही है चेस्ट के अंदर, कफिंग हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नाइट टाइम सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। रात में सोने के समय खांसी आना, सांस का फूलना, इस तरीके की वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। अब अगर हम इसमें रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से लोग ज़्यादा प्रोन है या क्या रिस्क है अस्थमा होने का, तो इसमें सबसे पहला इसमें जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत कॉमन होते हैं। तो जेनेटिक, अगर ब्लड रिलेटिव में कोई अगर अफेक्टेड है आपके घर में अस्थमा से, तो चांसेस हैं कि यू मे गेट अस्थमा। दूसरी चीज़, अगर और दूसरी एटोपिक कंडीशंस जैसे हे फीवर, बार बार नज़ला ज़ुकाम होना, आई इचिंग है, और एटोपिक डर्मेटाइटिस अगर एसोसिएटेड है, तो उन लोगों में भी रिस्क है कि वो एस्थमेटिक हो जाए। ओवरवेट लोग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, एग्जॉस्ट फ्यूम एक्सपोजर हो रहे हैं, ठीक है, जो पेशेंट को सेकेंड हैंड चाहे स्मोकिंग हो रही हो, जो लोग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में हो रहे हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हेयर ड्रेसर्स हो गए, ब्रेकिल्स में काम करने वाले लोग हैं, ये ज़्यादा प्रोन है अस्थमा के होने के। अब अगर बात करा जाए कि ट्रिगर क्या है, क्योंकि अस्थमा इज़ अ कंडीशन जो शुरुआत में एपिसोडिक होती है। जब ट्रिगर मिलेगा तब ये सिम्टम्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इसमें ट्रिगर्स में जो आते हैं, तो एयरबॉर्न एलर्जेंस मोस्ट कॉमन ट्रिगर हैं, जिसमें आपके पॉलिन्स हो गए, डस्ट माइट हो गए, पेट्स के डेंडर हो गए, उनके पार्टिकल्स हो गए। रेस्पिरेटरी इलनेसेस, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन अस्थमा के ट्रिगर हैं। और फिजिकल एक्टिविटीज़, कोल्ड एयर एक्सपोजर हो गया आपका। कुछ फूड्स होते हैं जो सल्फाइड कंटेन रखते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं जिन फूड्स में, उनसे भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। कुछ दवाओं से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। और जैसे GRD, ये सब एसोसिएटेड कंडीशन है। GRD मतलब जो आपका रिफ्लक्स डिजीज़, पेट की डिजीज़ होती हैं, उनसे भी आपका अस्थमा ट्रिगर होता है। पल्यूशन बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ है, चाहे स्मॉग हो चाहे फॉग हो, इन सब से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। स्ट्रेस भी एक ऐसी कंडीशन है जिससे अस्थमा में ट्रिगर हो जाता है। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, तो अस्थमा अगर किसी को है और वो कंट्रोल नहीं है, तो वो हम लोग की डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस कर सकता है, स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे वर्क करना, काम करना, इसमें भी इफ़ेक्ट आ जाता है। हम लोग के सिक डेज बढ़ जाते हैं, एब्सेंटीज़ हम लोग की, बच्चों में स्कूल से एब्सेंट, हम लोग के वर्क ऑफिस से हम लोग एब्सेंट होते हैं अस्थमा की वजह से। अस्थमा अगर नहीं कंट्रोल किया जाए तो ये जिक्र आपको बार बार अस्पताल पहुंचाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन कराएगा, और अस्थमा अटैक लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। अब अगर हम इसे नहीं कंट्रोल करेंगे, जो शुरुआत में तो एपिसोडिक होता है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल किया जाए प्रॉपर्ली, तो एक समय के बाद एयरवेज में, सांस की नलियों में परमानेंट कंस्ट्रक्शन मतलब सिकुड़न आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लक्षण परमानेंट होने लगते हैं। अस्थमा बहुत अच्छे से दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम प्रॉपर इसकी मेडिकेशन लें, तो हम लोग इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। अब अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठना है, प्रॉपर अस्थमा एक्शन प्लान बनाना है, कब डॉक्टर की विज़िट प्रॉपर फॉलोअप है वो आपको ध्यान में देना है। आपको अपनी मेडिकेशंस बहुत रेगुलर, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे लेना है। आपके अपने सिम्टम्स, जो ट्रिगर्स हैं, जो मैंने आप पहले बताया अस्थमा को, उनको अवॉइड करना है।
वैक्सीनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो रिकरेंट होते हैं वो भी एक रीज़न है अस्थमा ट्रिगर होने का। तो वैक्सीन प्रॉपर हमको लेना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर करना है, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना है कि जहाँ हमको लगता है कि सिम्टम्स में कोई दिक्कत हमारी आ रही है, फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इन्हेलर्स के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं अस्थमा में, लेकिन इन्हेलर्स अस्थमा की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इन्हेलर्स एक ऐसी दवा है जो सीधे दवा लंग्स में जाती है, वो हर सिस्टम को बाईपास कर देती है, जिसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इन्हेलर्स बहुत सेफ़ है, अपने डॉक्टर से मिलिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, इसको कैसे लेना है। अगर आप प्रॉपर वे में लेते हैं तो हम अपने अस्थमा को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस हिसाब से पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सांस की बीमारियां, सांस के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, तो अगर हमको अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज होगी तो हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।